Hello students, in this video we will continue further with current electricity. Now till now we have seen how to analyze circuits, how to find out the current in any particular branch. उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि how to measure the power delivered to a particular resistor, power consumed by a resistor, power delivered by a battery. ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है. अब हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे that is basically we will look at the methods to find out current, voltage and resistance. ओके ये जो अननोन वैल्यूज है, आप इन अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट द अननोन करंट, अननोन वोल्टेज, अननोन रेजिस्टेंस, और हाउ डू यू मेजर इट? ना इनको मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए. सो जैसे करंट को मेजर करने के लिए आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो करंट मेजर करके दे दे. वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें वोल्ट मीटर चाहिए होता है. उसी तरह से अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम लोगों ने मीटर ब्रिज एक देखा था. सो मीटर ब्रिज नहीं, हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है. सो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. सो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द डिवाइसेस which can be used to measure current, voltage and resistance. So we will be focusing on devices now. Okay. So सबसे जो बेसिक डिवाइस होता है, सबसे कॉमन चीज डिवाइस जिसके बेसिस पे आप करंट एंड वोल्टेज को मेजर करने वाले डिवाइसेस बना सकते हो, दैट बेसिक डिवाइस इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर. हाँ, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेल में आपको जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, ये ब्रीफ आइडिया क्या होती है गैल्वेनोमीटर की. सो गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली अ कॉइल. ओके, अ कॉपर कॉइल या सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब आप कोई भी एक कॉइल इमेजिन करो. ओके, नाउ यहां पे आप एक हॉर्सशू मैग्नेट कनेक्ट करो, दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ जैसे ही आप इस कॉइल से करंट पास कराओगे, लेट्स से, एंड दिस इज देन कनेक्टेड टू अ नीडल. ओके, सो यहाँ पे ये जो आपका मशीन होता है, मतलब वो जो आपको दिखाई देता है, दिस इज योर डिस्प्ले यूनिट. आप लोगों ने शायद वो मल्टीमीटर देखा होगा, एनालॉग मल्टीमीटर, जिसमें, या फिर नॉर्मली मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपके बाइक पे जो स्पीडोमीटर होता है वो भी इसी तरह का होता है कि आप जितनी स्पीड बढ़ाते हो आपकी जो नीडल है वो ऐसे 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 आगे जाती है. ओके, ना ये वर्क कैसे करता है गैल्वेनोमीटर? हाउ डज गैल्वेनोमीटर वर्क? सो ये गैल्वेनोमीटर का बेसिक डिजाइन है. आप यहां से ये करंट पास कराते हो, ये करंट जैसे ये यहां पे जाता है, इट विल पास थ्रू अ कॉइल. अब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, अ करंट कैरिंग coil kept in magnetic field experiences torque. Okay, now because it experiences torque, इसकी टेंडेंसी आपको पता ही, आपने 9th में ये पढ़ाई की, ये कॉइल मूव करने की कोशिश करेगा, ये कॉइल रोटेट करने की कोशिश करेगा. ना जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा, यहाँ पे ये आपको दिख रही है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्ट वायर. ओके, ना ये जो ट्विस्ट वायर है, जैसे जैसे आप खुद इमेजिन करो कि मान लो कि ये आपका कॉइल है. ओके, यहाँ पे ये ट्विस्ट वायर कनेक्टेड है. ये कॉइल जैसे जैसे ऐसे, मतलब मान लो ऐसे कॉइल है एंड यहाँ पे ये ट्विस्ट वायर है. आप कॉइल को जैसे जैसे ऐसे रोटेट कराओगे, ये ट्विस्ट वायर जो है वो साथ में ऐसे ट्विस्ट होती जाएगी. अब जैसे ये ट्विस्ट होती जाएगी, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर जो आप इसको छोड़ दो तो क्या होगा, ये वापस वो ट्विस्ट वायर के वजह से ट्विस्ट वायर इसको वापस सीधा कर देगी ना. तो क्या होता है कि ट्विस्ट वायर जब ट्विस्ट हो जाती है तो वो एक अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करती है. सो लेट मी राइट दिस ओवर हियर.
दिस ट्विस्ट वायर, सो ये जो कॉइल है, पहले ये लिख देते हैं, कॉइल रोटेट्स, ओके। नाउ ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल है, सो जिसको हम लोग कहेंगे ड्राइविंग टॉर्क, क्योंकि इसी टॉर्क के वजह से ये रोटेट हो रहा है। सो ये जो ड्राइविंग टॉर्क होता है, दिस ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ओवर हियर multiplied by the current passing through the coil into the area of the coil into the magnetic field, NIAB. N is number of turns, मतलब ये एक ही coil नहीं होता, ये ऐसे बहुत सारे turns होता है। ओके, टर्न्स का मीनिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मार्केट से वायर खरीद के लाते हो, तो आपको ऐसे लंबी की लंबी वायर वो नहीं दे देते ना, वो क्या करते हैं, ऐसे रोल कर करके आपको फिर वो बंच दे देता है एक बड़ा, राइट। सो वो जो रोल करता है तो ऐसे टर्न्स क्रिएट होते हैं। ये पहला रोल किया तो पहला एक टर्न क्रिएट हुआ, सेकेंड बार रोल किया तो सेकेंड टर्न क्रिएट हुआ, उसको टर्न्स कहता है। सो सिमिलरली ये कॉइल भी आप इसी तरह से बना सकते हो। मान लो आपके पास एक कॉइल है, ओके, या मेटल वायर है, तो मेटल वायर को आप ऐसा शेप दे सकते हो ना। So this is basically a coil which has many turns in it. Okay. So this is one turn. ये one turn हुआ, फिर ये second turn हुआ, फिर ये almost third turn हुआ। इस तरह से these are called as turns. Okay. तो जितने भी turns है आप वो turns यहाँ पे put कर दोगे। अच्छा, now we will proceed ahead. So due to this torque, ये जो coil होता है, ये coil ऐसे rotate करता है। बट जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, साथ में ये ट्विस्ट वायर भी इसके साथ रोटेट होगी, एंड जैसे ये ट्विस्ट वायर रोटेट होगी, ये धीरे धीरे जो आपकी नीडल है वो नीडल इस साइड पे वायर के साथ वो भी ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी। सो इट विल रीच समवेयर ओवर हियर। नाउ ये स्प्रिंग की तरह है, देखो आप स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से इस वायर को आप जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे एक उल्टा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इट विल प्रोड्यूस एन अपोजिंग टॉर्क। सो ट्विस्ट वायर प्रोड्यूसेस अपोजिंग टॉर्क। So let me write that opposing torque is equal to twist constant is C. So C is nothing but your twist constant. जैसे वहां पे force constant होता है ना, या spring constant होता है, वैसे ही this is your twist constant into theta, where theta is the angle through which coil has rotated, or the theta is the angle through which twist wire has twisted. ठीक है, फाइन। नाउ जैसे जैसे जब तक ये कॉइल आपका, मतलब जब तक ये टॉर्क ज्यादा है, इस टॉर्क एज लॉन्ग एज ड्राइविंग टॉर्क इज मोर, क्या होगा कि आपका कॉइल ऐसे 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 घूमता जाएगा। अब कॉइल जितना ज्यादा एंगल कवर करेगा उतना थीटा इंक्रीज होगा, एंड थीटा इंक्रीज होगा उतना आपका अपोजिंग टॉर्क इंक्रीज होगा। इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा व्हेन योर ड्राइविंग टॉर्क एंड अपोजिंग टॉर्क विल बिकम इक्वल। ओके, so eventually driving torque and opposing torque will become equal. Now when this happens, what you get is NIAB is equal to C into theta. ये theta is also called as deflection. Okay. So therefore your theta can be written as NAB by C into Y. Now यही प्रिंसिपल है। You can see that ये जो डिफ्लेक्शन है, it is directly proportional to current. So जितना ज्यादा आप करंट पास कराओगे उतना ये टॉर्क ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, एंड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतनी आपकी नीडल जो है वो ज्यादा आगे जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाई व्हेन यू पास मोर अमाउंट ऑफ करंट द नीडल डिफ्लेक्ट्स बाय अ ग्रेटर एंगल। ओके, बट देयर इज अ लिमिट ना, नीडल इसके बाहर तो जा नहीं सकती। तो आप बहुत ज्यादा करंट पास कराओगे तो देयर इज अ चांस कि ये जो ट्विस्ट वायर है वो टूट जाएगी, वो खराब हो जाएगी। ओके, सो आई रिपीट इट, यू कैन नॉट पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट, क्योंकि क्या होगा कि आप जैसे जैसे करंट इंक्रीज करोगे इवेंचुअली ये नीडल आखिरी पॉइंट तक आ जाएगी। उसके बाद आप करंट इंक्रीज करोगे
तो ये और घूमने की कोशिश करेगा और घूमने की कोशिश करेगा, तो आपकी ट्विस्ट वायर जो है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि देयर इज नो मोर स्पेस ना, नीडल को आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है. सो आई कैन से द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, the maximum amount of current that can be passed through galvanometer is called full scale deflection current. It is called as full scale deflection current. Okay, जिसको हम लोग नॉर्मली दिखता है IG. ओके, ना इससे ज्यादा आप करंट पास नहीं कराओगे. अब जब आप इतना करंट पास कराते हो तो ये जो नीडल है ये पूरा स्केल डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द एंटायर अमाउंट. तो यहाँ पे अगर जो ये इसका इनिशियल पॉइंट है एंड व्हेन यू पास दिस मच अमाउंट ऑफ करंट, ये जो नीडल है मैक्सिमम जितना डिफ्लेक्ट हो सकती है उतनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो नीडल विल रीच योर लास्ट पॉइंट, यहां पे पहुंच जाएगी नीडल. ओके फाइन. सो व्हेन IG इज पास्ड, then the needle is at its extreme position. The needle is at its extreme position. ठीक है. Now the problem with galvanometer is कि आप इस galvanometer से बहुत ज्यादा करंट पास ही नहीं करा सकते. मतलब जो आप करंट पास करा सकते हो वो बस कुछ मिली एम्पियर्स इतना ही करंट पास करा सकते हो. IG की जो वैल्यू है दैट इज फ्यू मिली एम्पियर्स. एंड नॉर्मली जो आपके वायर्स में करंट पास होता है दैट इज 2 एम्पियर्स 3 एम्पियर्स. तो इतना करंट तो आप यहां से पास ही नहीं करा सकते. तो उतने करंट को मेजर करना, इफ यू हैव हाई वैल्यू ऑफ द करंट, तो यू कैन नॉट यूज दिस डिवाइस, क्योंकि ये डिवाइस तो खराब हो जाएगा. तो ऐसे केस में व्हाट वी डू इज, हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. वी मॉडिफाई दिस गैल्वेनोमीटर. सो लेट मी राइट डाउन नाउ ammeter. So what is ammeter? It is a device used to measure. It is a device used to measure, okay, large quantity of current. Is used to measure large quantity of current. Now, how can you convert galvanometer? आप इस galvanometer का डिजाइन कैसे चेंज करते हो ताकि ये ammeter में कन्वर्ट हो जाए? तो लेट्स लुक एट दैट. हाउ कैन galvanometer be converted into ammeter? So it is very very simple. See, आपको बस ये इंश्योर करना है ना कि बहुत ज्यादा करंट galvanometer से पास ना हो. सो मान लो दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स galvanometer. ओके, अच्छा, तो आप क्या करते हो कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो. ओके, द स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट. सो शंट इज बेसिकली अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस connected in parallel. ठीक है, इट्स अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? अब आप नेक्स्ट क्या करते हो? सो लेट्स से आपको जो करंट मेजर करना है, ओके, मान लो ये आपका सर्किट है. दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज अ बैटरी, दिस इज ये बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है. सो यहां से जो करंट पास हो रहा है आपको इस करंट को मेजर करना है. तो आप क्या करते हो? इस करंट, इस सर्किट के अंदर आप यहाँ पे इस तरह से एमीटर कनेक्ट करते हो. So ammeter is always connected in series. Okay. अच्छा, अब ammeter का अगर जो अपना कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो आपका वैसे ही सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इट इज R प्लस R.
एम मीटर कनेक्ट करने से पहले सर्किट का रेजिस्टेंस इज R प्लस R, तो इस सर्किट के अंदर जो आपका करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R, करेक्ट। सो मान लो द वैल्यू ऑफ दिस इज लेट्स से x एम्पियर्स, ओके। अब जैसे ही आप एम मीटर कनेक्ट करोगे एंड मान लो एम मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस हुआ, तो एम मीटर के रेजिस्टेंस को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड आप जैसे ही एम मीटर के रेजिस्टेंस को कंसिडर करोगे तो आपका ये जो करंट है दैट करंट विल चेंज। तो आप जिस करंट को मेजर करना चाहते तो वो करंट ही चेंज हो गया ना, तो विच मीन्स दैट वाज नॉट डिजायर्ड, वो डिजायर्ड नहीं था, वो हम चाहते नहीं थे, बट करंट अपने आप से चेंज हो गया क्योंकि आपने एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अगर जो आपको आपका वापस ओरिजिनल करंट चाहिए तो ओरिजिनल करंट कैसे मिल सकता है आपको? यू विल गेट योर ओरिजिनल करंट इफ द वैल्यू ऑफ एम मीटर बिकम्स इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 कर दोगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको आपका जो करंट है दैट विल बी E डिवाइडेड बाय R प्लस R, जो आपका ओरिजिनल करंट था आपको वो मिल जाएगा। So that is why we say that ideal ammeter should have a zero resistance. So ideal ammeter should have zero resistance. क्योंकि अगर जो जीरो रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो आपका सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा। आपको आया समझ में ये? ओके ना, ये आपका एम मीटर है, उसका काम है ये करंट मेजर करना। तो ये आपका एम मीटर है, या एमीटर से ये करंट, आपको ये करंट को मेजर करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर जो ये सारा का सारा करंट G से चला गया तो ये खराब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो उस केस में क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द करंट विल गो फ्रॉम दिस शंट एंड सम पार्ट ऑफ द करंट विल गो थ्रू दिस, ओके। सो यहां से जो करंट पास होता है लेट्स से दैट इज IG, एंड यहां से जो पास होता है करंट दैट इज लेट्स से IS। सो आई कैन राइट दिस IS एज I माइनस IG। आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हो ना, आउट ऑफ टोटल करंट IG अगर जो आगे जा रहा है तो I माइनस IG है वो यहां से निकल जाएगा, ओके। नाउ यहां से एक तो कम करंट पास होगा। सी आपको याद है हमने ये किया था कि इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, if two resistors are connected in parallel R1 and R2 एंड यहां से करंट जा रहा है, तो ज्यादा करंट कहां से फ्लो होगा, यहां से या यहां से? तो बेसिकली जहां पे कम रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम करंट विल फ्लो फ्रॉम देयर। सो इफ R1 इज लार्ज, R2 इज स्मॉल, तो आपका जो मैक्सिमम करंट है वो मैक्सिमम करंट यहां से R2 से फ्लो होगा। एंड ये करंट कितना होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इज इक्वल टू करंट थ्रू R2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सो दिस इज करंट थ्रू R2, करेक्ट। सो बाय द सेम लॉजिक जो आपका करंट आ रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू ऑफ शंट इज वेरी वेरी स्मॉल। बिकॉज वैल्यू ऑफ शंट इज वेरी वेरी स्मॉल, आपका जो मैक्सिमम करंट है वो यहीं से निकल जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा दैट विल बी दिस, एंड गैल्वेनोमीटर विल रिमेन प्रोटेक्टेड, इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड। सो से फॉर एग्जांपल अगर जो 5 एम्पियर्स करंट यहां से जा रहा है तो 5 में से बस 0.05 एम्पियर्स यहां से जाएगा एंड 4.95 एम्पियर्स करंट ऑलमोस्ट यहां से निकल जाएगा। यह आया समझ में आपको? ओके, नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, यही एग्जांपल अगर जो हम लोग ले, लेट्स से वैल्यू ऑफ I is 5 amperes and IG let's say 0.05 amperes है, and यहां से जो करंट पास होगा that will then be equal to 4.95 amperes. Now the question is, ideally आपको ये करंट I मेजर करना है ना, you want to measure this current I, बट गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है that is only 0.05 amperes. तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको क्या रीडिंग देगा? इट विल नॉट गिव यू अ रीडिंग ऑफ 5 एम्पियर्स ना, इट विल गिव यू अ रीडिंग ऑफ ओनली 0.05 एम्पियर्स। तो आप ये प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट कर सकते हो? आप ये प्रॉब्लम को इस तरह से करेक्ट कर सकते हो कि आपको ये चीज तो पता ही है कि जब यहां से करंट 0.05 एम्पियर्स है तो यहां से जो आपका करंट पास हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर्स, दैट इज 100 टाइम्स।
सो अब आपने यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की स्केल है, आप स्केल ही इस तरह से डिजाइन करो, विच मीन्स लेट मी ड्रॉ दिस, लेट से दिस इज आई जी, दिस इज आई। आपको ये पता है कि गैल्वेनोमीटर से जितना भी करंट पास होता है, इसका 100 टाइम्स करंट जो है वो यहां से पास हो रहा है। तो इस केस में अगर जो गैल्वेनोमीटर से 0.01 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो ये जो आपका मेन करंट होगा दैट विल बी 100 टाइम्स, दैट इज 1 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से 0.02 करंट एम्पियर 0.02 एम्पियर पास हो रहा है, तो यहां से 2 एम्पियर्स पास होगा, यहां से 0.03 है तो यहां से 3 एम्पियर्स पास होगा। तो आप ना आपकी स्केल ही इस तरह से डिजाइन करो कि इवन इफ द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज लेट्स से 0.05 एम्पियर्स, आपको ये पता ही है ना 0.05 एम्पियर्स होगा तो आपका मेन करंट जो होगा दैट विल बी 5 एम्पियर्स। तो when the 0.05 ampere current is passing through the galvanometer, even though galvanometer आपको कम डिफ्लेक्शन देगा, बट आप स्केल तो ऐसे दिख ही सकते ना, लेट्स से दिस इज 0 एम्पियर, यहाँ पे 0.05 लिखने के बजाय बस आपको दिखना है 5 एम्पियर्स। ऐसा नहीं है कि गैल्वेनोमीटर से 5 एम्पियर्स पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से 0.05 ही पास हो रहा है एंड वो अकॉर्डिंगली उतना ही डिफ्लेक्ट कर रहा है। बस आप जब स्केल बनाते हो, आप जब नंबरिंग करते हो, तो आप बस ये लिख दो कि दिस इज नॉट 0.05, दिस इज 5 एम्पियर्स। आप स्केल अपने हिसाब से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो ना। सो दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20। ओके, आपको आया समझ में? सो मान लो वैसे ही बाय द सेम लॉजिक, अगर जो 0.01 एम्पियर करंट यहां से पास हो रहा है, नहीं 0.1 एम्पियर करंट अगर जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, तो इसका 100 टाइम्स करंट आपके मेन सर्किट से पास हो रहा होगा, सो दैट इज 10 एम्पियर्स। तो अगर जो 0.1 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट इतना ही होगा। बट हमने बिकॉज स्केल बनाई है ना, हमने स्केल को यहाँ पे 0.1 की जगह पे 10 एम्पियर से लिख दिया है, तो आपको डायरेक्टली मेन सर्किट की रीडिंग मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। सो व्हाट यू कैन डू इज वी ऑलवेज, ओके, हम लोग यहाँ की जो स्केल है, द स्केल इज नंबर्ड to read the current in main circuit. ओके, सो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि इतना करंट यहां से पास भी नहीं हो रहा है एंड हम लोगों ने इस करंट को मेजर भी कर दिया। वी ऑल्सो मेजर्ड दिस करंट बाय नोइंग दैट यहां से जितना भी करंट पास हो रहा है, मेन करंट इज 100 टाइम्स ऑफ दिस करंट। नाउ हाउ वुड यू नो कि मेन करंट कितना टाइम्स है इसका? तो दैट इज व्हाट वी विल सी। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 100 टाइम्स दिया है, बट हाउ वुड वी नो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस करंट एंड द करंट दैट इज गोइंग फ्रॉम हियर? सो ये आपका सर्किट है, यहां से करंट आई पास हो रहा है, इसका कुछ पार्ट आई जी वो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है एंड आई माइनस आई जी दिस इज पासिंग थ्रू द शंट एस। ओके, हाँ, हमें ये पता है कि ये दोनों हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आई जी। हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? सी, आपको ये पता है कि दिस एंड दिस, दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। So if these two are connected in parallel, voltage across G is equal to potential difference across S. Now potential difference across G, it is current into resistance. So this is IG into G. Potential difference across S, this is I minus IG into S. Okay. अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, आपको ये एक ही रिलेशनशिप है वो याद रखनी है। Okay. ये you have to remember this relationship, ये एक रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। ओके, अब आगे आप क्या करोगे? हमें आई और आई जी में रिलेशनशिप चाहिए, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, आई जी इंटू एस, सॉरी। अब आई जी को ये साइड पे लेके जाता है, सो आई जी इंटू जी प्लस एस, this is equal to I into S. Okay, so therefore I upon IG is equal to G plus S upon S.
ओके, नाउ हाउ कैन यू यूज दिस, आप इसको यूज कैसे कर सकते हो? नाउ लुक एट दिस, इफ G is equal to, how can you use this? If galvanometer, if G जो है, if G is equal to let's say 18 ohms, okay, and shunt is equal to 2 ohms, क्योंकि शंट की वैल्यू छोटी होती है, so I upon IG कितना हो जाएगा? G plus S, 18 plus 2 that is 20 divided by 2 that is 10. So आपका जो मेन करंट होगा that will be 10 times the current through galvanometer. So if it is 10 times the current through galvanometer, आप जब scale बनाते हो तो you will make the scale accordingly. So which means अगर जो galvanometer से जो current पास हो रहा है that is IG, this is 0.1 ampere, तो आपको पता है आपका जो मेन 0.1 एम्पियर, तो आपका जो मेन करंट होगा वो 10 टाइम्स होगा, सो 10 इंटू 0.1 दैट इज 1 एम्पियर. तो इवन तो आपकी स्केल जो है वो बस इतनी सी डिफ्लेक्ट होगी, आपको बस यहाँ पे स्केल पे ये दिखना है दिस इज 1 एम्पियर. सो यू विल इन दिस केस डायरेक्टली गेट द रीडिंग ऑफ द मेन करंट, जो मेन करंट की रीडिंग है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी. एंड दिस इज द ओनली रिलेशनशिप दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, now what is the maximum value of the current that can be measured? The maximum value of current that can be measured is called as current rating of ammeter. ओके, ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर हो सकता है? जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे, मान लो हमें पता है ना कि ये जितना भी होता है उसका 1/10 करंट यहां से पास हो रहा है इस एग्जांपल में, तो आपने 10 एम्पियर किया तो 1 एम्पियर यहां से पास होगा, आपने 100 एम्पियर किया तो यहां से 10 एम्पियर, 1/10 करंट जो है वो यहां से पास होगा. तो आप यहां से जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे ये करंट भी जो है वो तो इंक्रीज होगा, इवन दिस करंट इज गोइंग टू इंक्रीज. But we know that there is a maximum value of the current that can pass through galvanometer. आप galvanometer से infinite current pass नहीं करा सकते. There is a maximum value that of a current that can pass through galvanometer. That maximum value IG, that is your full scale deflection current. हमने लिखा था ना, it is basically the maximum current that can pass through galvanometer. सो जब इतना करंट पास होता है तो जो नीडल है वो फुल स्केल से डिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके, सो इन दिस केस आई कैन यूज दिस. सो आई मैक्स, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज करंट रेटिंग, इट इज सिंपली इक्वल टू G प्लस S अपॉन S times IG, which is basically this is full scale deflection current. ठीक है, I hope you have understood this. What is the maximum current that can be measured? Okay. Now ये जो एमीटर है, एमीटर का हमने देखा कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए. सो विच मीन्स किसी भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस है जितना कम हो सके उतना बेटर है. अब हमें पता है कि आप जब दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो नहीं, पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो तो इनका जो भी रिजल्टेंट होता है वो छोटे रेजिस्टर से भी कम होता है. तो यहां पे अगर जो दिस इज 18 ohms, दिस इज 2 ohms, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी लेस देन 2 ohms. तो आपका जो एमीटर है ना, योर एमीटर इज दिस एंटायर थिंग इज एमीटर. ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग इज एमीटर. इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? सो इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है बस ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. सो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर is equal to G into S divided by G plus S. It is basically parallel combination of the two. Okay, एंड हमें ये पता ही है कि आप जब पैरेलली रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है और ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ठीक है, सो दिस बिकम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर.
दिस इज द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ द एमीटर, कि आप मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकते हो। एंड इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एमीटर पे जब भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा सिंपल सा डायग्राम बना दोगे आप कि I दिखाओगे, G दिखाओगे, S दिखाओगे, IG दिखाओगे और I माइनस IG, एंड इसी रिलेशनशिप से आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ओके फाइन, so we will stop over here. In the next video we will look at voltmeter. There are few points जो आपको याद रखना है। Ammeter is always connected in series. Ideal ammeter should have a zero resistance. ठीक है, we will stop over here now. Okay fine, bye.